एना और क्रिश्चियन के ब्रेकअप के बाद क्रिश्चियन जब रात को सो रहा होता है तो उसे अपने बचपन से रिलेटेड नाइटमेयर्स आते हैं, जिसमें एक आदमी उस पर बुरी तरह अत्याचार कर रहा है। दूसरी ओर एना की पब्लिशिंग हाउस में जॉब लग जाती है। एना की जिस जगह जॉब लगी थी उसके ओनर का नाम था जैक, और बीते हुए 18 महीनों में 3 लड़कियों ने जैक की सेक्रेटरी की जॉब छोड़ दी थी और एना चौथी लड़की है जो इस पोस्ट पर रखी गई है। एक दिन अपनी शिफ्ट के बाद एना अपने दोस्त की पेंटिंग एग्जीबिशन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि एग्जीबिशन में उसकी बहुत बड़ी बड़ी और खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई है। उसका दोस्त बोलता है कि मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें इन पेंटिंग्स के बारे में कुछ बताता तो शायद तुम एग्जीबिशन में नहीं आती। जिस पर वो कहती है कि हाँ। तभी वहाँ एक लेडी आती है और वो उसके दोस्त को बताती है कि किसी एक ही आदमी ने एना की सारी पेंटिंग्स खरीद ली है। एना जब वहाँ एग्जीबिशन में बाकी पेंटिंग्स को देख रही होती है तो वहाँ क्रिश्चियन भी है। तब एना उससे कहती है कि तो वो तुम हो जिसने मेरी सारी पेंटिंग्स खरीद ली। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे। वो एना से उसके साथ डिनर पर चलने को कहता है और मुझे तुमसे कुछ बातें भी करनी है, ऐसा कहता है। वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं। वह क्रिश्चियन एना से कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। वो उससे मना करते हुए कहती है कि मैं वो नहीं कर सकती जो तुम चाहते हो। क्रिश्चियन कहता है कि कोई शर्तें नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। एना कहती है कि कोई सीक्रेट्स भी नहीं। जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि ठीक है, सब कुछ वो होगा जो तुम चाहती हो। वो दोनों एक बार दोबारा साथ आ गए हैं। क्रिश्चियन डिनर के बाद एना को उसके घर छोड़ देता है। जब एना अपनी विंडो लॉक कर रही होती है तब वो देखती है कि एक लड़की उसकी खिड़की की तरफ ही घूर रही होती है। नेक्स्ट डे जब एना क्रिश्चियन से मिलने के लिए अपने ऑफिस से निकलती है तो वही लड़की जो पिछली रात को खिड़की की तरफ घूर रही थी उसे मिलती है और वो एना को उसके नाम से बुलाती है। जिस पर एना उससे पूछती है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। वो लड़की उससे सॉरी बोलती है। तभी वहाँ एना का बॉस जेक आ जाता है, क्योंकि वो भी उसी बार में जा रहा होता है जहाँ एना को जाना था। जब वो दोनों बार में होते हैं तो क्रिश्चियन भी पीछे से आ जाता है। क्रिश्चियन जैक से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और फिर क्रिश्चियन एना को वहाँ से लेकर बाहर आ जाता है। एना क्रिश्चियन से कहती है कि तुम्हें मेरे बॉस से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर क्रिश्चियन जवाब देते हुए कहता है कि वो मुझसे मेरी चीज़ छीनने की कोशिश कर रहा था। एना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद वो दोनों शॉपिंग करते हैं। फिर वो एना के घर जाते हैं, जहाँ एना क्रिश्चियन को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर क्रिश्चियन खुद को कंट्रोल करता है। लेकिन इन द एंड वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वो पूरी रात साथ में बिताते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एना $24,000 का चेक वापस करती है जो क्रिश्चियन ने उसे रखने के लिए दिया था। पर क्रिश्चियन कहता है कि अब इन पैसों को तुम रख लो, क्योंकि इतने पैसे तो मैं हर 15 मिनट में कमा लेता हूँ। पर एना उस चेक को उसकी आंखों के सामने ही फाड़ देती है। लेकिन क्रिश्चियन अपनी असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि एना के अकाउंट में $24,000 ट्रांसफ़र कर दो। ये सब देख के एना शॉक्ड हो जाती है कि क्रिश्चियन को उसकी बैंक डिटेल्स कैसे पता है। वो उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद ये लोग निकलकर एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ क्रिश्चियन एना को बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने एक चैरिटी पार्टी रखी है जिसमें उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है। एना कहती है पर मेरे पास ना ही ड्रेस है और ना ही मेरे बाल सेट हैं। तब क्रिश्चियन कहता है कि उन सब की तुम टेंशन मत लो। फिर एना को वही लड़की दिखती है जो रात को उसकी खिड़की की तरफ घूर रही थी और उसके ऑफिस के बाहर भी मिली थी। एना क्रिश्चियन को उस लड़की के बारे में सब कुछ बताते हुए कहती है कि उसे मेरा नाम भी पता है और उसके हाथ में एक पट्टी भी बंधी हुई थी। ये सुनते ही क्रिश्चियन उससे कहता है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। एना समझ जाती है कि क्रिश्चियन जरूर उस लड़की को जानता है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तब वो क्रिश्चियन से पूछती है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो। क्रिश्चियन उससे कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो एना को बताता है कि 2 साल पहले उसका मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट था और उसका नाम लीला विलियम्स है। वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी मेरे साथ रहना चाहती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी, पर मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वो रिश्ता वहीं की वहीं ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद उसकी शादी हो गई, पर एक कार एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो पागल हो गई। जब मैं और तुम जॉर्जिया में थे तब वो यहाँ आई और उसने अपनी कलाई काट ली थी, पर जब मैं उससे मिलने हॉस्पिटल पहुँचा तो वो वहाँ से ऑलरेडी जा चुकी थी। दरअसल क्रिश्चियन अब तक जिन भी लड़कियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रह चुका था उनकी पूरी डिटेलिंग वो एक फाइल में रखता था, यानी एक लड़की से रिलेटेड एक पूरी फाइल।
एना उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी भी फाइल बना रखी है, जिस पर क्रिश्चियन उसे उसकी फाइल दिखाता है, जिसे देखकर एना फिर से एक बार कंफ्यूज हो जाती है कि तुम चाहते क्या हो। तुमने इस पब्लिशिंग हाउस को भी खरीद लिया जिसमें मैं काम करती हूँ। तुमने मुझे $24,000 भी दिए जिनकी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ना तुम मुझे खुद को छूने देते हो और ना प्यार करने देते हो। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बल्कि ऐसा लगता है कि तुम मेरे बॉस हो जो मुझे हुक्म देता रहता है। सब सुनने के बाद क्रिश्चियन उसे बेडरूम लेकर जाता है, जहाँ क्रिश्चियन एना को लिपस्टिक को पकड़ा कर बोलता है कि मेरे घावों के आसपास मार्क करो, ये तुम्हारी बाउंड्री है, इसके अलावा तुम मुझे कहीं भी टच कर सकती हो। फिर इसके बाद वो सीधे जाते हैं उस चैरिटी पार्टी में, जहाँ जो भी सामान बिकेगा उसका सारा पैसा चैरिटी में जाएगा। वहाँ एना क्रिश्चियन के हाउस के एक हफ्ते वेकेशन के लिए $24,000 खर्च कर देती है, क्योंकि वो उन पैसों को नहीं रखना चाहती थी जो क्रिश्चियन ने उसे दिए थे। उसके बाद वो लोग क्रिश्चियन के रूम में जाते हैं, जहाँ क्रिश्चियन की रियल मॉम की फोटो देखकर एना पूछती है ये कौन है। तब क्रिश्चियन उसे बताता है कि ये मेरी रियल मदर है। क्रिश्चियन एना को ये भी बताता है कि जिनसे वो मिली थी उन्होंने उसे एक फॉस्टर फैमिली से अडॉप्ट किया था। मैं अपनी एक्चुअल मदर से नफरत करता हूँ। एना उसके बाद वॉशरूम जाती है, जहाँ उसे मिसेस रॉबिन्सन मिलती है, वही लेडी जिसके साथ क्रिश्चियन के बचपन में शारीरिक संबंध बने थे। वो एना से कहती है कि अगर तुम क्रिश्चियन को खुश देखना चाहती हो और खुद को खुश देखना चाहती हो तो क्रिश्चियन से दूर रहो, क्योंकि मुझे तुम ऐसी लड़की नहीं लगती जो खुद पर किसी का हुक्म चलने दे। एना उनसे कहती है कि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी सेक्सुअल नीड्स के लिए क्रिश्चियन का बचपन उससे छीन लिया। एना सीधे क्रिश्चियन के पास जाकर बोलती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्रिश्चियन इलियाना को देख लेता है और समझ जाता है कि इलियाना ने ही एना से कुछ बोला है। क्रिश्चियन और एना घर आ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि एना की वही कार जो क्रिश्चियन ने उसे गिफ्ट की थी, उसको किसी ने बुरी तरह डैमेज कर दिया है। इसका पूरा शक लीला पर जाता है। नेक्स्ट डे जब एना ऑफिस जाती है तो उसका बॉस जैक उससे कहता है कि तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क जाओगी, क्योंकि वहाँ मुझे अपनी असिस्टेंट की ज़रूरत है। हालांकि एना नहीं जाना चाहती थी, पर क्योंकि ये उसका जॉब है तो वो मना नहीं कर सकती थी। इसके बारे में एना क्रिश्चियन को टेक्स्ट करके बताती है, जिस पर क्रिश्चियन बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती। वो कहती है मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ, पर क्योंकि क्रिश्चियन एक मीटिंग में था तो वो बोलता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिर जब एना क्रिश्चियन के घर आती है तो एक बार फिर से उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, लेकिन इस बार सब कुछ एना की मर्जी से होता है और वो BDSM टॉयज का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। उसी दौरान एना कहती है कि मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। तब क्रिश्चियन कहता है कि अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो जैक के साथ न्यूयॉर्क अकेली जाए, क्योंकि जैक की हिस्ट्री लड़कियों को लेके कुछ अच्छी नहीं थी। एना क्रिश्चियन से एग्री करते हुए नेक्स्ट डे जैक को न्यूयॉर्क जाने के लिए मना करती है और कहती है कि मेरे ऑलरेडी कुछ प्लान्स हैं। ऑफिस में कोई नहीं होता, जिसका फ़ायदा उठाते हुए जैक एना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसके पैरों के बीच में लात मारकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो ऑफिस से निकलती है तो उसे क्रिश्चियन वहाँ उसका ऑलरेडी वेट करता हुआ मिलता है। वो उसे बताती है कि जैक ने मुझे टच किया और मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। क्रिश्चियन कहता है कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और वो अंदर जाने लगता है, लेकिन एना उसे रोकती है कि तुम अंदर मत जाओ। पर क्रिश्चियन के बॉडीगार्ड अंदर जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे ये सीन देखते हैं कि जैक को उसकी पोस्ट से निकाल दिया गया है, पर क्योंकि एना अपने काम में कुशल होती है और काम बहुत अच्छे से करती थी तो उसके सीनियर्स उसे टेम्परेरी जैक की पोस्ट दे देते हैं, जिससे एना बहुत खुश हो जाती है। पर कहीं ना कहीं एना को ये लगता है कि कहीं ये सब कुछ क्रिश्चियन की वजह से तो नहीं हो रहा है। वो घर जाने के बाद क्रिश्चियन से पूछती है कि इन सब में तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है। तब क्रिश्चियन कहता है कि नहीं, ये सब तुम्हारी काबिलियत है। फिर क्रिश्चियन एना से पूछता है कि तुम मेरे घर पर ही मेरे साथ क्यों नहीं रह लेती। एना जिसके लिए एग्री हो जाती है और वो अगले दिन अपना कुछ सामान लेने के लिए क्रिश्चियन के साथ अपने घर वापस जाती है। वो क्रिश्चियन को बाहर ही खड़े रहने को बोलती है और सामान लेने के लिए खुद अंदर चली जाती है। जब वो अपना सामान इकट्ठा कर रही होती है तो अचानक लीला उसके पीछे बंदूक लेकर आ जाती है। वो एना से कहती है कि तुम में ऐसा क्या है जो मास्टर यानी क्रिश्चियन तुम्हारे लिए वो सब कुछ करता है जो उन्होंने किसी और के लिए नहीं किए। उसने एना पर बंदूक तान रखी थी। तब एना कहती है कि कुछ भी नहीं, वो मुझे भी छोड़ देगा बाकी सब की तरह।
लीला हवा में एक बुलेट शूट कर देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर कृष्ण वहाँ आ जाता है। वो लीला को कहता है कि बैठ जाओ और लीला नीचे बैठ जाती है। कृष्ण उससे बंदूक भी ले लेता है। वो ऐना से कहता है कि तुम घर जाओ। ये सब देखकर ऐना बड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि कृष्ण और लीला को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि एक इंसान जानवर को संभाल रहा हो और उसे ऑर्डर्स दे रहा हो। ऐना वहाँ से नीचे आ जाती है। जब कृष्ण का आदमी उसके लिए कार का डोर ओपन करता है तो वो कार में नहीं बैठती और वहाँ से पैदल ही निकल जाती है। ऐना 3 घंटे तक घर वापस नहीं जाती, जिससे कृष्ण परेशान हो जाता है। ऐना का फ़ोन भी उस इंसिडेंट के टाइम वहीं रह गया था, जिस वजह से कृष्ण उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। ऐना घर वापस आ जाती है। कृष्ण उससे कहता है कि तुम कहाँ थी, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। ऐना उससे कहती है कि मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं तुम्हारी गुलाम बनकर नहीं रह सकती। कृष्ण कहता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ऐना वहाँ से जाने लगती है। कृष्ण ऐना के सामने वैसे ही बैठ जाता है जैसे उसने लीला को अपने सामने बैठाया था। ये सब देखकर ऐना को बुरा लगता है और वो भी उसके सामने बैठ जाती है। कृष्ण अपनी शर्ट को खोलकर बोलता है कि मुझे टच करो। वो अपनी चेस्ट पर कभी भी किसी को छूने नहीं देता था, लेकिन आज उसने ऐना को खुद को छूने दिया, जिसके बाद उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कृष्ण ऐना से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि मैं अपनी सारी लाइफ अब सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अजीब हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर रहना पसंद करोगी। ऐना कहती है कि तुम इतने भी अजीब नहीं हो, पर वो उसके प्रपोजल का कोई जवाब नहीं देती। ऐना को कृष्ण की बहन मिया से पता चलता है कि कुछ दिन बाद कृष्ण का बर्थडे है। ऐना कृष्ण के लिए एक गिफ्ट खरीदती है और कृष्ण के बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले उसे वो दे देती है। ऐना उससे ये भी कहती है कि ये गिफ्ट सिर्फ तुम अपने बर्थडे वाले दिन ही खोलना। कृष्ण फिर अपने बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है, पर जब वो वहाँ से अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में आ रहा होता है तो उसके हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है। एक्चुअल में कृष्ण को प्लेन हेलीकॉप्टर उड़ाने का बहुत शौक था और इस हेलीकॉप्टर को वो अपनी असिस्टेंट के साथ उड़ा रहा था। कृष्ण के लापता होने की खबर सुनकर ऐना और कृष्ण की फैमिली बहुत बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो सब न्यूज़ चैनल पर पल पल की खबर रख रहे होते हैं। न्यूज़ से पता चलता है कि कृष्ण और उसकी असिस्टेंट एकदम ठीक है और कुछ देर में वो अपने घर पहुंच जाएंगे। जिसके कुछ पल बाद ही कृष्ण वहां आ जाता है। सब कृष्ण को देखकर खुशी की वजह से रोने लगते हैं। ऐना उसके गले लगकर रोते हुए बोलती है कि थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। फिर कृष्ण, ऐना और कृष्ण की फैमिली वहाँ डिनर करते हैं, जिसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। ऐना कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। दरअसल रात के 12 बजे हुए होते हैं। ऐना उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास अब भी मेरा गिफ्ट है। वो कहता है हाँ, और वो उस गिफ्ट को निकाल कर ओपन करता है तो उसमें एक की चेन निकलती है जिसमें लिखा था यस, यानी ऐना ने कृष्ण की मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट डे कृष्ण के पेरेंट्स उसकी बर्थडे पार्टी अपने घर पर रखते हैं, जहाँ कृष्ण ऐलान कर देता है कि वो ऐना से शादी करने वाला है। ये सब देखकर इलियाना अकेले में ऐना से कहती है कि तुम गोल्ड डिगर हो जिसे सिर्फ कृष्ण के पैसे चाहिए। जिसे सुनने के बाद ऐना गुस्से में उसके मुंह पर वाइन फेंक देती है। कृष्ण वहाँ आ जाता है। वो इलियाना को रुमाल देता है और कहता है कि तुमने मुझे सिर्फ बर्बाद किया था, पर ऐना के आने की वजह से मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है। वहाँ कृष्ण की माँ भी आ जाती है। वो इलियाना को एक थप्पड़ मारती है और उससे वहाँ से चले जाने को कहती है, क्योंकि बड़ी मुसीबतों के बाद कृष्ण की मेंटल कंडीशन सुधर रही थी और वो खुश था। कृष्ण इलियाना से हर तरह का रिश्ता, बिजनेस और फैमिली का सब कुछ तोड़ देता है। इलियाना वहाँ से चली जाती है। फिर कृष्ण ऐना को सबसे अलग ले जाकर घुटनों पर बैठकर पूछता है विल यू मैरी मी, और वो उससे कहती है यस आई विल। वहीं दूसरी ओर ऐना का बॉस जेक अपना बदला लेने की फिराक में घूम रहा है और इसी के साथ इसकी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।